हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल और इंडियन रिएक्ट टीवी के और एक नया रिएक्शन वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो रिएक्शन होने वाला, इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पे हर टाइम ट्रेंडिंग टॉपिक और वायरल टॉपिक के ऊपर मैं रिएक्शन करता हूँ। और आपका अगर कोई रिकमेंडेड रिएक्शन वीडियो होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, वो वीडियो आपका रिकमेंड के अनुसार मैं वीडियो रिएक्शन कर दूंगा। तो चलिए फिलहाल रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, साल 2008 मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के बाद जरूर देखिएगा। यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं इंडिया हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस। बड़े साफ शब्दों में उनका कहना था कि भारत को आतंकियों को टारगेट करने का अधिकार है। अमेरिका ने किस हद तक सपोर्ट किया था इंडिया को उस वक्त, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस आतंकी हमले के एक साल बाद नवंबर 2009 में भी भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जाती है। इसमें कहा जाता है कि दोनों देशों का यहां शेयर्ड इंटरेस्ट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को हराने में। ओबामा ने एक बार फिर से उस आतंकी हमले की कड़ी आलोचना की और पाकिस्तान को आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। अब इसे आप कंपेयर कीजिए आज के समय से। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का क्या इनिशियल रिएक्शन रहा? It was a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. उन्होंने कहा कि मैं भारत के बहुत क्लोज हूं और पाकिस्तान के बहुत क्लोज हूं। I'm very close to India and I'm very close to Pakistan, as you know. And Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. जरा सोचकर देखो ये स्टेटमेंट कितने अलग अलग लेवल्स पे गलत है। पहली बात, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा 1947 में हुआ था। यहाँ ये कहना कि लड़ाई 1500 सालों से चल रही है, इसका क्या तुक बना? दूसरी बात, इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी एक पाकिस्तानी आतंकी ग्रुप TRF ने ली थी। इसके बावजूद भी पाकिस्तान को कंडेम करने की बजाय ट्रंप ने एक सिंगल ब्रेथ में भारत और पाकिस्तान की बात की कि वो दोनों देशों के करीब है। इस तरीके की न्यूट्रल स्टेटमेंट सुनना बड़ी ही हैरान कर देने वाली चीज है, स्पेशली अगर आप इस चीज को कंसिडर करो कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कितना मनाने की कोशिश की। सितंबर 2019 में ह्यूस्टन में जाके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। हालांकि ये बड़ी बेवकूफी वाली चीज की थी किसी दूसरे देश की इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करने की, क्योंकि यहां पर ये बड़ी ऑब्वियस बात है कि अगर एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट से मिलता है तो इस बात को समझना चाहिए कि अगली बार उस देश में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की भी जीत हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो उस देश के रिश्ते खराब हो जाएंगे हमारे देश के साथ। लेकिन नहीं, इतनी समझदारी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे? और इतना ही नहीं, फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंडिया में एक भारी भरकम इवेंट करवाया गया, नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रंप, India's friend, the President of the United States of America, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। क्या फायदा हुआ इस सब नाटक का? जब जरूरत पड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को अब सपोर्ट भी नहीं किया। उल्टा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अब स्पेशली व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था बराक ओबामा के लिए, लेकिन फिर भी ओबामा ने एक के बाद एक इंडिया के फेवर में स्टेटमेंट्स दी थी। ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों, आज के दिन इंडिया के फॉरेन पॉलिसी फेलियर का। पिछले 2 वीडियोज में मैंने पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री की पूरी क्लास लगाई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मोदी सरकार के फेलियर्स को यहां पर इग्नोर किया जा सके। कुछ लोग कहेंगे कि इस चीज पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने ऑलरेडी कई हफ्तों से इस पर अपनी लो लेवल पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। लेकिन उससे बड़ा कारण यहां पर है सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की जवाबदेही, जो बहुत जरूरी है यहां पर, क्योंकि सवाल यहां बहुत सीरियस है, देश का फॉरेन पॉलिसी फेलियर। आइए समझते हैं आज के वीडियो में गहराई से। शुरू करने से पहले बताना, बात यहां सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। 2020 में ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद जो बाइडेन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने थे और प्रधानमंत्री मोदी उनसे भी मिलने गए। इनफैक्ट सितंबर 2024 में जो उनकी मीटिंग हुई वो 4 सालों में 8वीं इन पर्सन मीटिंग थी जो बाइडेन के साथ। इसके अलावा 2 बार वर्चुअल मीट भी हुई। 2024 में जब ट्रंप फिर से चुनाव जीते तो फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी उन्हें व्हाइट हाउस मिलने चले गए।
पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी देश में सबसे ज्यादा गए हैं तो वो देश है अमेरिका। 88 विजिट्स में से 10 विजिट्स तो सिर्फ अमेरिका की थी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या मिला इतने सारे अमेरिका के दौरे करके? इन सारी मीटिंग्स, विजिट्स का क्या फायदा रहा जब इस खौफनाक आतंकी हमले के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान की कोई आलोचना नहीं कर सके? और जब इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, टेररिस्ट साइट्स पर स्ट्राइक किया, तो डोनाल्ड ट्रंप का पता है क्या रिएक्शन था? No, it's a shame. We just heard about it. ट्रंप की राय में इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर शर्म की बात है। इसके बाद कहा कि पास्ट को देखते हुए लोगों को पता था कि कुछ होगा। I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades. And centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. फिर से वही डिसमिसिव टोन, फिर से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दिखी जिसमें कहा गया हो कि इंडिया को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर इतना प्रेशर बनाया था पाकिस्तान के ऊपर कि देखिए अप्रैल 2010 की खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन ले। नवंबर 2010 आतंक के खिलाफ लड़ाई को लेकर ओबामा ने पाकिस्तान की आलोचना की। मुंबई में उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस उतनी तेजी से नहीं हो रहा जितना हम चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय में ऐसा भी समय रहा है दोस्तों जब अमेरिका ने इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं किया था। 1970s के समय में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने बल्कि पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर दिया था। इंडिया को धमकी दी थी कि वो अपने 7th फ्लीट को इंडियन ओशन में मूव कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि भारत इस सबसे इंटिमिडेट नहीं होने वाला। यही कारण है कि बाद में जाकर 1971 की वॉर होती है, पाकिस्तान के 2 हिस्से किए जाते हैं, बांग्लादेश का जन्म होता है और तब जाकर वहां जेनोसाइड बंद होता है। कश्मीर को लेकर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखाया था इंदिरा गांधी ने दुनिया के सामने। 1971 में न्यूयॉर्क में स्पीच देते हुए कहा था, अब प्लेबिसाइट की बात करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पुराने यूएन रेजोल्यूशंस की जो कुछ मार्जिनल या एकेडमिक वैल्यू रही होगी वो पाकिस्तान के कश्मीर को फिर से इन्वेड करने के बाद खत्म हो चुकी है। अब इसकी बात करना इंडिया की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करने जैसा होगा। और 1971 की वॉर के बाद जब जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ तो 18 यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को सुपरसीड करते हुए कश्मीर को भारत पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल इशू बना दिया गया जिसमें किसी थर्ड पार्टी की दखल ना हो। लेकिन अब देखिए, इंडिया ने 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया तो उधर पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। इंदिरा गांधी के समय में जहां दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया था कि कश्मीर का मुद्दा इंडिया पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल मुद्दा है, कोई और देश इंटरफेयर नहीं करेगा, वहीं अब नरेंद्र मोदी के समय में डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर मीडिएट करने की बात तक कर डाली। 11 मई को सोशल मीडिया पर लिखा कि तुम दोनों के साथ काम करूंगा ये देखने के लिए कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर पर कोई समाधान निकल सकता है। इससे पहले ट्रंप ने यह भी कह दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान तैयार हो गए हैं फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए। ये कैसे हुआ? इंडिया के किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के इन्फॉर्म करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंफॉर्मेशन कैसे दे दी? सऊदी यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम में जाकर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने सीज फायर करवाने के लिए भारत और पाकिस्तान को ट्रेड का लालच दिया, वरना न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. इंडिया की तरफ से इन सभी क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया। MEA स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि वॉर कन्वेंशनल डोमेन में था। पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर एंगल को डिनाई किया है। सीज फायर का डेट, टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग की वर्डिंग दोनों DGMO के बीच फोन कॉल से हुई थी। इस बीच अमेरिका से ट्रेड की कोई बात नहीं हुई। The issue of trade did not come up in any of these discussions. और कश्मीर जिस तरह एक बायलैटरल इशू रहा है, भारत की उस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है। Long-standing national position that any issues pertaining to the Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed. अब इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी इंटरव्यू क्लिप और होम मिनिस्टर अमित शाह की पुरानी पार्लियामेंट स्पीच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। जरा देखिए अमित शाह ने पंडित नेहरू पर कैसे निशाना साधा था, सीज फायर को लेकर क्या कहा था। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। अब देखिए नरेंद्र मोदी ने पहले अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को लेकर क्या कहा था। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए
और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। अब देखो दोस्तों, मैं ना तो नरेंद्र मोदी हूं और ना ही अमित शाह। मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती कि सीज फायर यहाँ पर क्यों हुआ, और अगर अमेरिका ने मीडिएट किया भी हो तब भी मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ये जो है माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इंडिया से पहले ही सीज फायर कैसे अनाउंस कर दिया? पाकिस्तान पर आतंकवाद को खत्म करने का प्रेशर डालने की बजाय इन्होंने ऐसी उठपटांग बातें क्यों की? डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ इंडिया का खुलकर साथ क्यों नहीं दिया? क्या फायदा रहा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का? इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। उस समय नरेंद्र मोदी कहते थे कि पूरी दुनिया पर प्रेशर डाल सकते हैं। अब क्या हुआ? कहां गया ये प्रेशर? अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि 9 मई को आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन का इमीडिएट लोन भी अप्रूव कर डाला। इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया कि पाकिस्तान का खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, ये पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए। लेकिन एक्चुअली पिछले साल सितंबर में ही आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए ये $7 बिलियन का एड पैकेज अप्रूव कर दिया था, जिसे 37 महीनों की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में दिया जाना था। अब जो $1 बिलियन दिया गया है, ये इसी लोन की सेकंड इंस्टॉलमेंट थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इस डिसबर्समेंट के अलावा आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए एक और फ्रेश लोन अप्रूव कर दिया है। क्लाइमेट रेजिलियंस फंड के अंतर्गत ये $1.4 बिलियन का लोन है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, टेरर फाइनेंसिंग के इश्यूज को देखती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, शॉर्ट फॉर्म FATF। अगर कोई देश FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट पर आता है तो उसे IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी बॉडीज से फंड्स और लोन्स नहीं मिल सकते। FATF ने अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया था, जबकि मैंने बहुत से एविडेंस दिए थे पिछले वीडियो में कि उस समय से ही पाकिस्तान में टेररिस्ट साइट्स के लिए जमीन खरीदी जा रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। सवाल है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने इस पर क्या किया? IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 25 मेंबर्स हैं, कुछ इंडिविजुअल कंट्रीज हैं और कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं। इंडिया का ग्रुप है श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान के साथ, और इस ग्रुप के टोटल वोट्स हैं 3.05%। यहां भी सबसे ऊपर अमेरिका, जिसके पास 16.49% वोटिंग राइट्स हैं। इसके अलावा यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे देश हैं। सवाल यह है कि अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग है तो इन सारे देशों को क्यों नहीं कन्विंस कर पाए कि IMF ये लोन ना दे पाकिस्तान को? इन सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने लोन अप्रूवल्स पर कोई आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करी? पाकिस्तान को दूसरी तरफ चाइना, टर्की और अजरबैजान के देशों ने खुलकर सपोर्ट किया। क्या इंडिया को एक भी देश ने खुलकर सपोर्ट किया इस तरीके से? टर्की का ही केस लेकर देख लेते हैं। नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट अटेंड करने गए टर्की में, जिसे टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगान चेयर कर रहे थे। 2017 में एर्डोगान स्टेट विजिट पर भारत आए थे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात करी और एक ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट यहां पर दी गई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और तुर्की के लोगों के बीच गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। ties of culture and language connect our societies for hundred of years. रूमी को अपना घर मिला तुर्की में, लेकिन उनकी लेगेसी भारत की सूफी परंपरा को भी समृद्ध करती रही है। इसी मीटिंग में आतंकवाद को लेकर भी बात हुई थी कि आतंकवाद भारत और टर्की का एक शेयर्ड कंसर्न है। प्रेसिडेंट एर्डोगान और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिसाइड किया कि आतंकवाद से लड़ने के लिए बायलैटरल और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेंगे। सितंबर 2023 में एर्डोगान एक बार फिर से भारत आए और G20 समिट अटेंड करी। यहां देखिए प्रधानमंत्री मोदी और एर्डोगान का ये लंबा सा हैंडशेक, हाथ मिलाते ही जा रहे हैं जैसे कि कितने बड़े जिगरी दोस्तों। इसी के साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बायलैटरल मीट भी करी उनके साथ। सवाल यह है कि इस सब जिगरी दोस्ती का क्या नतीजा निकला यहां पर? जरूरत पड़ने पर तो टर्की ने पाकिस्तान को सीधा सपोर्ट दिखा दिया। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम यह है कि आजकल नेताओं से नहीं, सेलिब्रिटीज से सवाल किए जाते हैं। आमिर खान को यहां पर ट्रोल किया जा रहा है कि वो 8 साल पहले 2017 में टर्की गए और एर्डोगान और उनकी पत्नी से मिले। आइंस्टाइन ने ठीक ही कहा था, यूनिवर्स के लिमिटलेस होने का पक्का नहीं है, लेकिन बेवकूफी की कोई लिमिट नहीं होती। कुछ साल पहले उनके यहाँ भूकंप आया था। सबसे पहले हमने, इंडिया ने हेल्प दी थी, हमारे सरकार ने उनको मदद की थी। उस वक्त हमारे सरकार को भी नहीं पता था, जिस तरह मुझे नहीं पता था जब मैं एर्दोगान को मिलने गया था। तो जैसे सरकार को नहीं पता था, वैसे मुझे भी नहीं पता था कि 7 साल बाद ये ऐसा करेंगे हरकत हमारे साथ। अगर आप टर्की को बॉयकॉट करने चले हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन इससे इंडिया का अभी तक का फॉरेन पॉलिसी फेलियर छुपाया नहीं जा सकता।
बात यहाँ सिर्फ अमेरिका या टर्की की नहीं है दोस्तों, आज के दिन इंडिया के सभी नेबरिंग देशों के साथ रिश्तों की हालत आप देख लीजिए। मई 2014 में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए इनवाइट किया गया था और वो आए भी थे। दिसंबर 2015 में पीएम मोदी ने नवाज शरीफ को सरप्राइज भी दिया, उनके बर्थडे पर सीधा लाहौर पहुंच गए। टाइम्स नाउ ने इसे कहा बड़ी ही अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक मूव है जिसे दुनिया भर में देखा जा रहा है। Prime Minister drops in to wish Nawaz Sharif in person, a real unprecedented sort of diplomatic move, and it's being watched globally. वाकई इसको लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी खबर छपी थी। इंडिया टीवी ने तो ये तक कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल में पाकिस्तान नहीं गए और अब 12 साल बाद पाक धरती पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने कदम रखा है। बताया गया है कि मोदी के लिए पालक पनीर, मिक्स वेज और खीर का इंतजाम किया गया है। मिक्स वेजिटेबल बनाई जा रही है, पालक पनीर और खीर के साथ स्वागत की जाएगा। गोदी मीडिया ने इसे नाम भी दे दिया बर्थडे डिप्लोमेसी। ऑपोजिशन पार्टीज इसे लेकर पीएम मोदी पर तंज भी कसने लगी थी कि बिना बुलाए चले गए, लेकिन मैं कहूंगा कि ठीक है, पीस प्रोसेस की एक अच्छी कोशिश थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके अगले ही महीने जनवरी 2016 में भारत में पठानकोट एयरबेस पर एक आतंकी हमला होता है। सितंबर 2016 में उरी आतंकी हमला होता है, हमारे सोल्जर्स इसमें मारे जाते हैं। राजनाथ सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है, लेकिन फिर भी दिसंबर 2016 में पीएम मोदी नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अमर उजाला अखबार लिखता है पीएम मोदी ने शरीफ को दिखाया बड़प्पन, अब पाकिस्तान सोचे। चलिए मान लेते हैं कि यह भी कोशिश की जा रही थी पीस प्रोसेस एस्टेब्लिश करने की, लेकिन फिर भी सवाल यही उठता है कि इस सब का क्यूमुलेटिव रिजल्ट क्या निकला। आज पाकिस्तान के साथ टेंशंस अपनी पीक पर पहुंच गई हैं। यही केस चाइना के साथ भी है। 2015 से लेकर 2018 के बीच पीएम मोदी का 5 बार चाइना जाना हुआ। उधर से चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 2014 और 2019 में भारत आए। बीच में बॉर्डर टेंशंस चलती रही, लेकिन फिर भी 6 महीने पहले रशिया में हो रहे ब्रिक्स समिट में एक बार फिर से मोदी और शी जिनपिंग मिले। ANI ने इनके हैंडशेक को कहा हिस्टोरिक हैंडशेक। किसी ने इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट किया भाईचारा ऑन टॉप। और अभी अप्रैल में इंडिया और चाइना ने बायलैटरल टाइज के 75 इयर्स सेलिब्रेट किए। Both of them sipping coconut water. When they were in Wuhan, there was a lot of चर्चा ओवर चाय। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, सेलिब्रेशन कर लीजिए, लेकिन सवाल यह है कि इस सब का रिजल्ट क्या निकला। चाइना ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया और चाइना के साथ बॉर्डर टेंशंस अभी भी बरकरार हैं और इन टेंशंस की फाइनेंशियल कॉस्ट जानते हैं क्या है। 2025-26 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए रिकॉर्ड बजट था 6.81 लाख करोड़ रुपए। 681,000,000,000 कितने जीरोस हैं पता है इसमें? अब नरेंद्र मोदी के अंधभक्त ये सब सुनकर कहेंगे कि पाकिस्तान, चाइना, टर्की, अजरबैजान ये सारे देश ही खराब है, इनसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता। चलो मान ली ये बात, लेकिन दूसरे देशों का क्या? 28 मार्च की ये न्यूज रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। बांग्लादेश को इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स और ग्रांट्स की शक्ल में चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज कंपनी से $2.1 बिलियन मिल रहे हैं। जब से बांग्लादेश का जन्म हुआ था हमेशा से ये देश इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग एलाय रहा था, लेकिन अब ये भी नहीं रहा। इनके पॉलिटिशियंस के द्वारा अक्सर एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। 7 states of India called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. So this could be an extension of the Chinese economy. और देखिए श्रीलंका पर चलते हैं। श्रीलंका को चाइना ने कर्ज तले दबा दिया है। 2017 में $1.1 बिलियन की डील हुई जिसके तहत एक स्टेट रन चाइनीज कंपनी को हम्बनटोटा पोर्ट पर 99 साल की लीज मिल गई और एक इंडस्ट्रियल जोन बनाने के लिए 15,000 एकड़। अब पिछले साल अक्टूबर की ये खबर देखिए। इंडिया और यूएस ने सिक्योरिटी कंसर्न्स जताए थे, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने चाइनीज नेवी ट्रेनिंग शिप पोलैंग को अपने पोर्ट पर डॉक करने दिया। The 86-meter vessel, with 130 crew members including 35 officer cadets, was welcomed by the Sri Lanka Navy. भूटान पर आते हैं। भूटान भी ट्रेडिशनली इंडिया के हमेशा क्लोज रहा है, लेकिन अक्टूबर 2023 की ये खबर देखिए। भूटान और चाइना ने बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए और डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश करने के लिए बातचीत की। इंडिया अलर्ट पर। इसके एक साल बाद अक्टूबर 2024 की खबर देखिए। एक रिसर्च रिपोर्ट ने बताया कि चाइना ने भूटान की ट्रेडिशनल बाउंड्री के अंदर 19 गांव और 3 छोटी सेटलमेंट्स बना ली हैं।
These satellite images show Chinese settlements on the territory of Bhutan. Over the last few years, China has built military facilities, roads and buildings in northern Bhutan. अब नेपाल पर आ जाइए। इंडिया और नेपाल के बीच रिश्ते तो इंडिया भूटान के रिश्तों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे थे हिस्टोरिकली। नेपाल को हमेशा से इंडिया के भाई की तरह देखा जाता रहा है। ट्रेडिशन हमेशा से था कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री सबसे पहले भारत आते हैं। पिछले साल अक्टूबर में सत्ता संभालने के बाद श्री ओली का ये पहला विदेश दौरा है। लेकिन अब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली बीजिंग चले गए। KP Sharma Oli is in fact broken with the long-standing tradition of new leaders in Nepal making their first official visit to India. ये खबर देखिए, नेपाल ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया, नई दिल्ली के लिए कंसर्न रेस करते हुए। साउथ में आए तो मालदीव्स की कहानी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। 2023 में प्रेसिडेंट मुइजू के इलेक्ट होने के बाद मालदीव्स ने चाइना के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स की, और इस साल फरवरी की खबर देखी, मालदीव्स ने चाइना और टर्की के साथ ट्रेड समझौते किए जिन्हें इंडिया ने रेड फ्लैग किया। वेस्ट में ईरान पर आ जाइए। हिस्टोरिकली ईरान के भारत के साथ अच्छे टाइज रहे हैं, लेकिन अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास भारत तो आए, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान गए। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर आदेल अल जुबैर पहले इंडिया आए, लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान चले गए। मोदी सरकार के अंडर एक ऐतिहासिक लेवल का फॉरेन पॉलिसी फेलियर यहां देखा जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। अब 1, 2, 3, 4 देशों के बारे में कह सकते हो कि वो खुद ही खराब है, उनकी सरकार, उनके पॉलिटिशियंस खराब हैं, लेकिन सभी देशों के बारे में अगर हर कोई इंडिया को इस तरीके से आइसोलेट कर रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि प्रॉब्लम हमारी सरकार में है। सबसे बड़ा सवाल यहां आपके मन में उठेगा कि आखिर ये फॉरेन पॉलिसी फेलियर हुआ क्यों है एग्जैक्टली? ऐसा क्या गलत किया है मोदी सरकार ने जिसकी वजह से ये सब हो गया? अब कहा जाता है दोस्तों कि फॉरेन पॉलिसी में कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता, यहां इमोशन में नहीं बहना होता, आपको अपने देश का इंटरेस्ट देखना होता है। फॉरेन पॉलिसी की कई अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। एक हो गया कम्युनिकेशन, ऑफिशियल्स के बीच फॉर्मल डिप्लोमेटिक टॉक्स जो होती हैं। दूसरा कल्चरल डिप्लोमेसी, लोगों के बीच कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने की कोशिश। तीसरा एस्पेक्ट हो सकता है हार्ड पावर, कभी आप दबाव बनाते हैं कि हमारे देश के साथ सही से पेश आओ वरना तुम्हारे देश को नुकसान होगा। ये मिलिट्री फोर्स का थ्रेट हो सकता है या इकोनॉमिक सैंक्शंस का, इसे हार्ड पावर कहा जाता है। और चौथा इसके कॉन्ट्रास्ट में हो सकता है सॉफ्ट पावर, इसमें अच्छे रिलेशंस को इंसेंटिवाइज किया जाता है, दूसरे देशों को पॉजिटिवली अट्रैक्ट किया जाता है। डिप्लोमेटिक टॉक्स के जरिए हो सकता है, ये ट्रेड डील ऑफर करके हो सकता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की जा सकती है, टूरिज्म का बढ़ावा, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज, इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज, फॉरेन एड, मीडिया आउटरीच, कल्चरल एक्सचेंज, बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के। लेकिन ये जो पूरा खेल है ये बारीकियों का होता है। आप सोच समझकर दांव पेच खेलते हैं, कभी एग्रेसिव तो कभी डिफेंसिव तो कभी कोऑपरेटिव। इसलिए फॉरेन पॉलिसी को चेस से कंपेयर किया जा सकता है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें बहुत सोचने समझने की जरूरत पड़ती है, इमोशन से नहीं, दिमाग से, लॉजिक से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का मानना है कि फॉरेन पॉलिसी चेस जैसा नहीं बल्कि क्रिकेट जैसा ज्यादा है। It's actually not like chess at all. It's far more like cricket. ये चीज उन्होंने एक क्रिकेट इवेंट में कही थी। प्रॉब्लम ये है कि यही एटीट्यूड उनके फैंस को भी पसंद आता है। ये देखो आज इसे स्लैम कर दिया, कल उस देश को स्लैम करेंगे, आंखों में लाल लेजर लाइट लगाओ, म्यूजिक डालो और सिग्मा रील बना डालो। जयशंकर ने दिया करारा जवाब, ढिचिक ढिचिक ढिचिक। क्या तमाचा मारा है जयशंकर ने, बिल्कुल बोलती बंद कर दी, साउंड इफेक्ट्स आ जाएंगे और यही हो गई बस फॉरेन पॉलिसी। क्या होगा जब जयशंकर अपना काला चश्मा पहन के चले थे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सब खूब चलता है, अंधभक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए यही फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यही एटीट्यूड असली फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। कभी आपने नोटिस करने की कोशिश की कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय देश की फॉरेन पॉलिसी जैसा सेंसिटिव नुआंस्ड सब्जेक्ट देश की सिंपल इमोशनल पब्लिक की नजरों से दूर रहता था, लेकिन अब देश की फॉरेन पॉलिसी का बलिदान दे दिया गया है बीजेपी की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ले लो, वो सारे मुद्दे जिन पर बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, 80% वर्सेस 20%। ज्यादातर बीजेपी सपोर्टर्स मुसलमानों से नफरत करते हैं और उधर इजराइल की एक मुस्लिम देश पैलेस्तीन से दुश्मनी रही है। सिर्फ इसी कारण की वजह से मोदी के अंधभक्तों ने इजराइल को अपनी फेवरेट कंट्री बना ली। अब मैं यहाँ हमास को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, हमास ने इजराइल पे आतंकी हमला किया था, ये बात सच है, पुराने वीडियोज में मैंने उसकी आलोचना भी की थी। लेकिन बीजेपी सपोर्टर्स का इजराइल द्वारा पैलेस्टीन के हजारों सिविलियंस को मारा जाना उन्हें ये सेल्फ डिफेंस लगता है, उसे ये सेलिब्रेट करते हैं ट्विटर पर।
गाजा के हजारों पैलेस्टीनियन बच्चों के जेनोसाइड में इन्हें कोई आतंकवाद नहीं दिखता। इंडिया के अंदर पैलेस्टीन का झंडा फहराने वाले लोगों को कई बार गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए न्यूज हेडलाइंस। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का झंडा लेकर आप सड़कों पर मार्च कर सकते हैं, आपके साथ कुछ नहीं होगा। ये सब है बीजेपी की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। जिन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है उन्हें ये सब देखकर लगेगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी यही होगी कि हमेशा इजराइल को सपोर्ट करो, पैलेस्टीन के खिलाफ रहो। लेकिन एक्चुअली में अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखोगे, जानने की कोशिश करोगे, तो प्रधानमंत्री मोदी एक्चुअली में 2018 में पैलेस्टीन गए। पिछले साल न्यूयॉर्क में भी पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर से मिले, गाजा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर डीप कंसर्न भी जताया। इंडिया हमेशा से और आज के दिन भी 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का झुकाव धीरे धीरे इजराइल की तरफ थोड़ा बहुत जरूर बढ़ा है। जैसे कि पिछले साल की एक खबर देखी, यूएन रेजोल्यूशन था कि गाजा में इमीडिएट सीज फायर हो और वॉर क्राइम्स की अकाउंटेबिलिटी हो, तो इंडिया ने इससे एब्सटेन कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरीके से इजराइल को भी सपोर्ट नहीं किया है इंडिया ने। जैसे कि मार्च 2025 की एक खबर देखी, इजराइल ने इंडिया को हमास को बैन करने को कहा। इसमें कहा गया कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन इंडिया ने अभी तक इसे ऐसा नहीं किया है और बैन नहीं किया है। आप लोगों को बहुत हैरानी हो सकती है सुनकर, लेकिन इंडिया ने फिर भी ऐसा नहीं किया। आज के दिन तक ऑफिशियली इंडिया हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता। और दूसरी तरफ इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है वहां गाजा में, उसके खिलाफ भी इंडिया का कोई लाउड प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला। ये किस तरीके का बैलेंसिंग एक्ट है, किस तरीके की न्यूट्रलिटी है ये? कुछ इसी तरीके का बैलेंसिंग एक्ट हमें रशिया और यूक्रेन के मामले में भी देखने को मिला। पहले पंडित नेहरू के समय में हमारी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी होती थी, लेकिन नॉन अलाइनमेंट का मतलब यहां बैलेंसिंग एक्ट करना नहीं होता, जबरदस्ती न्यूट्रल दिखना नहीं होता। वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी मॉरल करेज पर आधारित थी। हम किसी देश के नौकर नहीं बनेंगे। जो गलत करेगा उसे गलत कहने का साहस हमारे अंदर होगा, चाहे वो सोवियत यूनियन या अमेरिका ही क्यों ना हो। लेकिन आज के दिन मोदी सरकार के अंडर हमारी नॉन अलाइनमेंट हो गई है कि कभी इधर चला मैं, कभी उधर चला। सिर्फ दिखावे की न्यूट्रलिटी। लेकिन चलिए, अगर सरकार को यही दिखावे की न्यूट्रलिटी सही लगती है तो ये ही सही। लेकिन क्या दिखावे के नाम पर भी क्या इंडिया यहां पर बैलेंस मेंटेन कर पाया है? इस फॉरेन पॉलिसी में भी बीजेपी के 2 रुपए के ट्विटर ट्रोल्स ने घास काट कर रख दी। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के नफरती बयानों की वजह से भारत को शर्मिंदगी सहनी पड़ी। कतर, ईरान, कुवैत जैसे देशों ने इंडियन एम्बेसडर्स को समन किया। सऊदी अरेबिया ने इसकी आलोचना की। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये भारत सरकार के विचार नहीं है, ये लोग फ्रिंज एलिमेंट। ये कहा गया कि इनको हम अपनी राजनीतिक पार्टी से साइड कर रहे हैं, और तब जाकर बात संभली। मोदी के अंधभक्त तो इस बात पर भी बड़े गुस्सा थे कि नुपुर को क्यों निकाला। उनके हिसाब से तो प्रधानमंत्री मोदी इन गल्फ देशों को कहे कि भाड़ में जाओ, क्योंकि उन्हें ये सब तो पता नहीं कि इन देशों से इंडिया को फॉरेन रेमिटेंस, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रोजगार, सी ट्रेड और जाने कितना कुछ फायदा मिलता है। कंगना रनौत का एग्जाम्पल देख लो। पहले तो वो सांसद भी नहीं थी, फिर भी जाने किस कैपेसिटी में वो इजरायली एम्बेसडर से मिलने चली गई। और मालदीव्स इंडिया का तो पूरा मुद्दा ही इन ट्रोल्स की वजह से शुरू हुआ। नव भारत टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए। सबसे पहले एक गोदी इन्फ्लुएंसर ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप वाली वीडियो को शेयर किया था और मालदीव्स की सरकार को चाइनीज पपिट कहा था। इसी के बाद ही था कि मालदीव्स के 3 मिनिस्टर्स ने पीएम मोदी को इजराइल का पपिट कहा और कुछ अन्य आपत्तिजनक चीजें कही। सिर्फ इस एक इंसिडेंट से इंडिया मालदीव्स की जो 50-60 साल पुरानी दोस्ती थी उसे इतना बड़ा झटका लगा। बाद में मालदीव्स की सरकार ने उन 3 मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया था, लेकिन कई महीनों का समय लगा दोनों देशों के बीच रिश्तों को वापस नॉर्मल बनाने में। सरकार द्वारा फैलाए हुए इस रायते को समेटा गया। प्रेसिडेंट मुइजो इंडिया आए और पीएम मोदी से मिले। मोदी भक्तों को तो ये भी अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि वो लॉजिक से नहीं सोचते, अपने नफरती दिल से सोचते हैं। उनके हिसाब से तो पूरी दुनिया को बॉयकॉट कर दो। अभी रिसेंटली एक और गोदी इन्फ्लुएंसर गौरव आर्या की बदतमीजी की वजह से भारत ईरान की डिप्लोमेटिक रिश्ते भी खतरे में आ गए। उसने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के बारे में बहुत ही भद्दी बातें कही। ये वीडियो ईरानियन एम्बेसी की नजर में आ गया और ट्विटर पर उन्होंने एतराज जताया। ये कहा कि ईरानियन कल्चर में मेहमानों की इज्जत की जाती है। हाउ अबाउट यू? फिर जाकर ईरान में इंडियन एम्बेसी को क्लैरिफाई करना पड़ा कि ये शख्स एक प्राइवेट इंडिविजुअल है और इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये कहा गया कि भारत सरकार इसकी डिसरिस्पेक्टफुल टोन को गलत मानती है। अब ये तो थे उदाहरण कॉम्युनल पॉलिटिक्स के, जहां नफरती ट्रोल्स और गोदी इन्फ्लुएंसर्स
मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आड़ में मुसलमान देशों के खिलाफ बयान दे जाते हैं, जिसकी वजह से रायता फैलता है, हमारे देश के रिश्ते खराब होते हैं और भारत की सरकार को फिर इस रायते को समेटना पड़ता है। इसके अलावा बीजेपी की दूसरी नीति है क्रॉनी कैपिटलिज्म, और ये दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी इतनी खराब हो गई है। देश के लिए क्या बिजनेस आया इसका तो पता नहीं, लेकिन वो जहां जाते हैं कोइंसिडेंस देखिए कि वहां से उनके दोस्त अडानी को बिजनेस मिल जाते हैं। कीनिया, टांजानिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, इजराइल, ग्रीस, इंडोनेशिया, नेपाल, जाने कितने देशों की अपनी मोदी अडानी स्टोरी है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी इसकी बात संसद में भी कर चुके हैं। आपको पता होगा कि गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में एक $265 मिलियन का ब्राइबरी का केस चल रहा है। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था। यहाँ पर पीएम मोदी जब अमेरिका गए तो किसी पत्रकार ने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इसे पर्सनल मैटर कहकर सवाल को खारिज कर दिया। Whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। लेकिन तभी से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जारी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अडानी के केस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक तरफ तो सो कॉल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया अमेरिका का एक ट्रस्टेड पार्टनर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें कुछ अलग ही तरह की हैं। अमेरिका में इंडिया के जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको डिपोर्ट करते हुए हथकड़ियां और पैरों में जंजीरें पहनाई गई। इस वीडियो को पब्लिकली रिलीज किया गया, जानबूझकर हमारे देश को इंसल्ट किया गया, लेकिन पीएम मोदी ने मीटिंग के दौरान इस बात पर कोई ऐतराज नहीं जताया। कभी इंडिया को ऐसे F-35 प्लेन्स ऑफर करते हैं जिन्हें खुद ट्रंप और इलॉन मस्क ने क्रिटिसाइज किया था, और फिर कभी साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के सामने बात दोहराते हैं कि मैंने ट्रेड की बात करते हुए इंडिया पाकिस्तान सीज फायर करवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये तक पब्लिकली कहा है कि एप्पल के सीईओ टिम कुक को इंडिया में कुछ बिल्ड करने से मना है। ये चल क्या रहा है? मैं तो विदेश मंत्री जयशंकर को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे देश की अच्छी फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं तो एक काम कीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का ढंग, आपका स्टाइल सूटेबल नहीं है अच्छी फॉरेन पॉलिसी के लिए देश की। हालांकि मुझे पता है कि वो दिन जा चुके हैं जब मंत्री किसी फेलियर पर गिल्ट महसूस करते थे और नैतिक जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा दे देते थे। तो मैं जानता हूं कि एक्चुअली में ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन ये कहना मेरा फर्ज है, लोगों को बताना फर्ज है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को मैं 4 सॉल्यूशंस देना चाहूंगा देश की फॉरेन पॉलिसी सुधारने के लिए। नंबर 1, अपने देश के लिए काम कीजिए, अपने मित्रों के लिए नहीं। माना कि अडानी आपके पुराने दोस्त हैं, उनको कुछ फायदा मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन याद रखिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो देश की फॉरेन पॉलिसी का ज्यादातर फायदा देश को होना चाहिए, किसी एक इंसान को नहीं। दूसरी चीज, देश में कम्युनल पॉलिटिक्स बंद करवाइए, विजिलेंटिज्म बंद करवाइए। आपका नारा तो बहुत अच्छा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आपकी पार्टी के नेता लिंचिंग अक्यूज्ड को बेशर्मी से माला पहनाते हैं, आए दिन हेट स्पीच देते रहते हैं। आप ही के पार्टी के ट्रोल्स हैं जो देश के रिलेशंस खराब करते हैं दूसरे देशों के साथ। और ये बहाना मत मारना कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप चाहें तो इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत हो चुका है ये नफरत का खेल, कृपया करके अपने ट्रोल्स पर लगाम लगाइए। देश में लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने की जरूरत है ताकि पूरा देश शांति और एकता के साथ रह सके। जहां पीस होता है वहीं पर प्रॉस्पेरिटी संभव है, तभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक मॉरल कन्विक्शन होगा। यही करने से मेक इन इंडिया का शेयर कुछ दहाड़ सकेगा, वरना अभी तो ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी तो देखिए कि कैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत के मार्केट को बाय बाय करे जा रहे हैं। तीसरी बात, फॉरेन पॉलिसी एक सेंसिटिव मैटर है, इसको इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना बंद करें, वरना आप ही के ऊपर प्रेशर बनता है मसल फ्लेक्सिंग करने का। आप ही को रायता समेटना पड़ता है जो आपके ट्रोल्स फैलाते हैं, और प्रेशर में आकर ये मसल फ्लेक्सिंग करने का नतीजा क्या होता है, इसके उदाहरण हमने इतिहास में बहुत देखे हैं। जैसे कि फेमस क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के दौरान, जहां हैवी पब्लिक आय के चलते सरकारों के लिए सही इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना मुश्किल हो गया था। और चौथी और आखिरी चीज, अगर दुनिया में कोई देश है जो आत्मनिर्भर बन सकता है तो वो है भारत। यहाँ पहाड़ है, रेगिस्तान है, समुद्र भी है, बहुत से मिनरल्स हैं, दुनिया के सबसे मेहनती लोग भी हैं। बस जरूरत है कि जैसे डेंग जाओपिंग जैसे लीडर्स ने एक्टिव इनिशिएटिव लिया, उस तरह से भारत की लोकल इंडस्ट्री को बिल्ड किया जाए। केवल आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का नारा देने से बात नहीं बनती है, इसे जमीन पर इंप्लीमेंट करना जरूरी है। मैंने इस वीडियो में कोरियन कल्चर वेव की बात करी थी कि कैसे साउथ कोरिया सॉफ्ट पावर के आधार पर एक सुपर पावर बन गया। ऐसी 20 इंडियन वेव्स दुनिया में चल सकती हैं, क्योंकि हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है, लेकिन सरकार को
पुश करने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मोदी विरोधी हूं, लेकिन एक बार जरा आप मेरे सजेशंस को इंप्लीमेंट करके देखिए और आपको देखने को मिलेगा कि कैसे गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा भी बाहर की दुनिया में आपकी वाहवाही होती है। और देश आगे बढ़ेगा तो आप भी कम्युनल पॉलिटिक्स के बिना अपनी इलेक्शंस जीत पाएंगे। ध्रुव राठी एकेडमी पर समर सेल का फायदा उठाना मत भूलना। सभी कोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो यहां क्लिक करके क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाला वीडियो देख सकते हैं। एक बहुत ही क्रिटिकल समय जब अमेरिका और रशिया ने एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर हथियार ऑलमोस्ट फेंक दिए थे, बस एक इंसान ने वर्ल्ड वॉर 3 को होने से रोक दिया। जानिए उस इंसान की कहानी यहां क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। और अगर आप इतना तक देख ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था और वीडियो अच्छा था। और आपका अगर कोई रिएक्शन वीडियो रिकमेंड है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़, जय हिंद।